नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था विश्व में कृषि के प्रकार कौन कौन से। आज हम देखेंगे विटलसी महोदय के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेश। तो ध्यान से सुनिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि विटलसी महोदय ने कितने कृषि प्रदेशों को बांटा है विश्व को। तो विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास कई विद्वानों ने किया, लेकिन सफलतम प्रयासों की बात की जाए तो 1926 में सफलतम प्रयास किया था विटलसी महोदय ने और उनके साथ साथ विलिंगटन महोदय ने। अब 1926 में ये प्रयास किया, लेकिन कुछ संशोधन किया। तो इन्हीं विद्वानों ने 1936 में इसमें संशोधन किया और संशोधन करने के बाद विश्व के कृषि प्रदेशों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले उन्होंने इस कृषि प्रदेशों को बांटने के लिए या प्रादेशिकरण के लिए क्या क्या आधार चाहिए उसकी बात उन्होंने इसमें बताई है। तो विटलसी महोदय ने प्रादेशिकरण की दो आधार बताए। प्रादेशिकरण के आधार, एक प्राकृतिक कारक और दूसरा सांस्कृतिक कारक। प्राकृतिक और सांस्कृतिक आधार। अब विटलसी महोदय ने इन दोनों को विस्तार रूप से बताया है कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से। इसमें जलवायु का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। मिट्टी, मृदा का भी प्रभाव पड़ता है प्रादेशिकरण। धरातल, कैसा है धरातल? समतल है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, पठारी है। जल प्रवाह, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कैसा है। जल उपलब्ध है तो किन रूपों में उपलब्ध है। दूसरा कारक बताया उन्होंने सांस्कृतिक कारक। इसमें 3 तत्व बताए। कौन कौन से? जनसंख्या घनत्व, किसी भी क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या का घनत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत कम होता है बहुत सारे क्षेत्रों में और जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक रहता है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या का घनत्व उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सांस्कृतिक कारक है कि वहाँ पर प्रादेशिकरण के लिए देखा जाएगा कि तकनीक का विकास कैसा हुआ, टेक्नोलॉजी का नई नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, यंत्रों का प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इन सब को देखा जाएगा। तीसरा सांस्कृतिक कारक उन्होंने बताया प्रादेशिक परंपरा। उस प्रदेश की प्रादेशिक परंपराएं क्या क्या। तो इस तरह देखा जाए तो 2 आधार बताए प्रादेशिकरण के, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। आगे उन्होंने विटलसी महोदय ने बताया कि कृषि प्रदेशों को बांटने के तत्व कौन कौन से हैं, उनके निर्धारण के तत्व कौन कौन से। तो विटलसी महोदय के अनुसार कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए निम्नांकित तत्वों की मुख्य आधार बताया अपने अध्ययन में विटलसी महोदय कि वो तत्व कौन कौन से। इन तत्वों को आपको देखना है। मुख्यतः 5 तत्व बताए। पहला तत्व उन्होंने बताया फसलों एवं पशुओं का संयोजन, क्योंकि फसल और पशु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्राचीन काल में देखें तो हमारा जो कृषि कार्य था मुख्यतः पशुओं पर आधारित था, यंत्रों का कम विकास हुआ था। तो ऐसी स्थिति में दोनों का संयोजन आवश्यक है। तो इस क्षेत्र में देखा जाएगा कि फसलों के साथ साथ पशुओं का संयोजन किस रूप में। दूसरा तत्व है उन्होंने बताया कि फसलों का उत्पादन और पशुपालन की विधियां कौन कौन सी है। वहाँ पे फसलों का उत्पादन किस तरह से हो रहा है, किन फसलों का उत्पादन हो रहा है, और वहाँ पे पशुपालन कर रहे हैं तो आप किन विधियों से पशुपालन कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में पशुपालन हो रहा है कि छोटे स्तर पर हो रहा है, क्योंकि पशु है वो फसल पर आधारित है और पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी प्राप्त हो रही है। तो दोनों का संयोजन आवश्यक है।
गेहूं का उत्पादन हमने कर लिया तो घास बची, तो घास पशुओं के काम आएगी। इसी तरह बहुत सारे उत्पाद हैं जो पशुओं के काम में आते हैं और पशु उनका उपयोग करके मानव के उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि पशुओं से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। तीसरा तत्व उन्होंने बताया विटलेसी महोदय ने कि कृषि भूमि में विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और विनियोग किस रूप में होगा, श्रमिकों के रूप में होगा, श्रम पूंजी, वहां पे धन लगा हुआ होगा, संगठन उनका होगा, इन सब का विनियोग कितना है, उसकी मात्रा, विनियोग की मात्रा। ये तत्व भी होता है कि कोई भी कृषि भूमि है उसमें, क्योंकि बड़ी कृषि भूमि है तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब उन फसलों को काटना है, आपको खेत को जोतना है, फसलों को बोना है, सबके लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि श्रमिकों को देने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होगी, कुछ मशीनों को भी खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे श्रम की आवश्यकता होगी और धन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह वहाँ पे विनियोग की मात्रा और उस संगठन की भी आवश्यकता होगी जो वहाँ पे कार्य कर सके। तो वहाँ पे कुल मिलाकर के विनियोग की मात्रा को भी देखा जाएगा। चौथा है कृषि के उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। किन तरीकों से कृषि से द्वारा उत्पादित पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है वो भी देखा जाएगा। पांचवा, विटलेसी ने बताया पांचवा तत्व, कृषि कार्य के लिए यंत्रों का प्रयोग, उपकरणों का प्रयोग और आवागमन के साधनों का प्रयोग किस हद तक हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है। क्योंकि कृषि कार्य के लिए बड़े बड़े खेत होंगे तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा और आवागमन के साधनों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कृषि प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आवागमन के साधनों की भी आवश्यकता होगी। तो इस तरह विटलेसी महोदय ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए निम्नांकित तत्वों को मुख्यतः आधार बताया। तो ये तत्व थे। आगे जो अक्सर प्रश्न आता है कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे, कि विटलेसी महोदय ने कृषि प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, ये आपको देखना है कि विटलेसी महोदय ने कृषि प्रदेशों को 13 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 13 भागों में। कब किया था ये वर्गीकरण प्रस्तुत, 1936 में। 1936 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने, विटलेसी महोदय ने। और विश्व को, संपूर्ण विश्व को 13 कृषि भागों में बांटा था। कितने, 13 कृषि भागों में बांटा। तो इस तरह आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो 1936 और एक 13, क्योंकि विटलेसी महोदय ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। ये अक्सर प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न आता है कंपटीशन में। तो आपको ये याद रखना। अब 13 कृषि प्रदेश कौन से, उनको एक एक करके देख लेते। पहला कृषि प्रदेश उन्होंने बताया जलवासी पशुचारण। अब उन्होंने उपयुक्त तत्वों के आधार पर ये 13 कृषि प्रदेश बताए विश्व के। जलवासी पशुचारण, पशुचारण तो हो रहा है लेकिन कैसा, जलवासी, एक स्थान पे स्थायी रूप से पशुचारण नहीं होकर के स्थानों का स्थानांतरण होता रहता, घुमक्कड़ जीवन। तो पशुपालन भी क्या हो रहा है, घुमक्कड़े, स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुचारण किया जाता है घूम घूम के। ये केवल पशुओं को चराने का कार्य किया जाएगा यहाँ। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन, ये स्थायी रूप से होता है। जलवासी पशुचारण से यह अलग है, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक मात्रा में पशुओं को पाला जाता है, क्योंकि उनको पशुओं से प्राप्त उत्पादों को बेच करके धन कमाना है,
व्यापार करना उनका मुख्य उद्देश्य, तो इसलिए ये कहलाएगा व्यापारिक पशुपालन। तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि। जैसे पशुओं घूम घूम के पशुचारण किया जाता था, पशुओं को चराया जाता था, वैसे ही कृषि का भी 1-2 साल कृषि की एक खेत में, उसके बाद उस खेत को चेंज करके अगले खेत में चले गए, दूसरे खेत में। करते क्या ये स्थानांतरणशील कृषि में होता ये है कि कहीं पे खेत हैं तो वहाँ झाड़ियों को जला दिया जाता है और खेत तैयार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 1-2 साल वहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे ही भूमि उस क्षेत्र की अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़ करके आगे के क्षेत्रों में भी झाड़ियाँ जला दी जाती है और वहाँ पर वापस कृषि का कार्य किया जाता है। इस तरह वो स्थानांतरित होते रहते हैं कृषि कार्य के लिए, तो ये स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। जैसे भारत में जमीन कृषि कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी कृषि होती है। चौथा है प्रारंभिक स्थायी कृषि। अब स्थायी कृषि तो है, लेकिन कैसी स्थायी कृषि? स्थानांतरणशील में तो खेत बदलते रहते हैं, लेकिन प्रारंभिक जब प्रारंभिक काल में कृषि को एक स्थान पर ही करना प्रारंभ कर दिया था, सुविधा ज़्यादा नहीं थी, खेत बड़े नहीं थे, फिर भी जहाँ पे मानव अपना निवास स्थान था उसके आसपास उसके खेत होते थे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे कृषि कार्य करता था और खेत उसके वहीं के वहीं रहते थे, खेतों को बदलता नहीं था। जैसे स्थानांतरणशील कृषि में खेतों को बदला जाता, वैसे इसमें बदला नहीं जाता था। 5वां कृषि प्रदेश है विटलसी महोदय के अनुसार, जिसमें एक फसल की प्रधानता होती है। कौन सी? चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि। अब यहाँ पे चावल मुख्यतः फसल होती है, यानी चावल का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि कहा जाता है। और इसको अक्सर प्रश्न आता है सावाह क्या है, तो ये चावल प्रधान कृषि है। जहाँ पे जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में चावल की कृषि मुख्यतः की जाती है। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा है, जनसंख्या का दबाव अधिक है, तो ऐसी स्थिति में चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि की जाती है। 6वां प्रदेश उन्होंने बताया चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि। पहले वाले में तो चावल प्रधान था, लेकिन यहाँ पे चावल को छोड़ करके अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता, क्योंकि वहाँ जल की कमी। तो ऐसी स्थिति में दूसरी फसलों को, जैसे गेहूँ है तो वहाँ गेहूँ किया जाएगा, तो इस तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता। तो जहाँ पे चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि, उसको सवाह कहा जाता है, ये याद रखना है। और जहाँ पे चावल विहीन कृषि गहन की जाती है, वहाँ पर क्योंकि जल की मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा, तो ऐसी स्थिति में चावल को छोड़ करके अन्य कृषि की जाती। तो ये 6वां था हमारा चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश विटलसी महोदय के अनुसार। 7वां है व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश। अब बागानी कृषि तो की जाती है, लेकिन कैसी? व्यापारिक स्तर पर उनको व्यापार करने के लिए उगाया जाता है बागानों के। बागान कौन से? जैसे चाय के बागान, व्यापारिक स्तर पर उस पर उत्पादन होता है। भारत में चाय का उत्पादन होता है, तो ये व्यापारिक स्तर पर ये चाय के बागान होते हैं। उन बागानों को क्या किया जाता है? बड़ी मात्रा में वहाँ पे चाय को उगाया जाता है और फिर निर्यात किया जाता है, क्योंकि इसका व्यापार होता है, अधिक मांग है चाय की। तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक स्तर पर इन बागानों को विकसित किया जाता है, तो इनको कहा जाएगा व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश। 8वां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। तो जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। 9वां कृषि प्रदेश है व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि। अन्न उत्पादक कृषि, जहाँ पे अन्न को उत्पादित किया जाता है, खाद्यान्न को उत्पादन किया जाता है, गेहूँ है, चावल है, इस प्रकार के जो खाने के पदार्थ हमको चाहिए, खाने की फसलें चाहिए, तो ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे अन्न उत्पादन किया जाता है, वो भी किस स्तर पर? व्यापारिक स्तर पर, क्योंकि उनको दूसरे देशों को निर्यात करना है, उनको बेचना है, उनको धन कमाना है। 10वां है व्यापारिक पशु फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। अब यहाँ पे बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाएगा और साथ में
पशु पालन किया जाएगा, वो भी उन पशुओं से प्राप्त उत्पाद है उनको बेचा जाएगा। तो ये हो गया व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। 11वां है निर्वाहन कैसा है, 11वां नंबर है हमारा आ जाता है निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। अब ये व्यापारिक स्तर पर नहीं होता, ये जीवन निर्वाह के लिए काम आता है, परिवार को चलाने के लिए काम में आता है। तो ऐसी फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा और साथ में पशुपालन किया जाएगा। 12वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, दूध का उत्पादन करने के लिए बड़ी मात्रा में पशुओं को पाला जाएगा, तो उनको दुग्ध और दुग्ध से बने पदार्थ उनका निर्यात किया जाएगा। दूध है तो डेयरी में पहुंचा दिया जाएगा, दूध से बने उत्पादों को भी पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में उनका उत्पादन भी कैसा किया जाएगा, व्यापारिक मात्रा में, व्यापार कर सके, घर के चलाने के लिए नहीं। 13वां है विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। अब ये बागवानी प्रदेश विशिष्ट होते हैं जिसमें फसल विशेष का उत्पादन किया जाता है, अन्य क्षेत्रों में इसकी कमी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाएगा विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो इस तरह देखा जाए तो विटलसी महोदय ने 13 कृषि प्रदेश बताए। तो ये आपका 13 का आंकड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटलसी महोदय के अनुसार कितने कृषि प्रदेश थे, 13, और कब बटा था, ये 1936 में ये विभाजन किया था। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे एक बटन दिया हुआ होगा रेड कलर का, उस बटन को आप दबा दीजिए, इस तरह लिखा हुआ होगा तो आपको इसको क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक यू। तो इस तरह देखा जाए तो आज का वीडियो पूर्ण।